अस्सलाम वालेकुम। ओके, कल स्टार्ट करते हैं बेटा। कल तो एक्चुअली क्लास जो है थी इसमें दूसरे टाइप वाज आई वाज़ नॉट एबल टू कनेक्ट, ठीक है? ओके, फिर शुरू कर अल्लाह का नाम लेके बेटे स्टार्ट करते हैं। नो डाउट ये दिन मुश्किल है, हमारे लिए भी मुश्किल है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू सिट एट लाइक 8 टू 10 आवर्स इन अ डे, ठीक है? जी, आज स्टार्ट करते हैं थ्योरी पेपर भी, ठीक है? ऑन द सेम सीट एंड एट लेस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड क्लासेस, ठीक है? लेकिन अल्लाह ताला इंशाअल्लाह बहुत बेहतर करेगा, अच्छा मुस्तकबिल देगा आपको इसके। बेटे हम लोग पढ़ रहे थे एक्चुअली तो ए लेवल हम पढ़ रहे थे। हमारा कंपनी हुआ था ओ लेवल का एक्चुअली। आज वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दिस पेपर नवंबर 25 को 2-1 वेरिएंट थ्योरी का हमें स्टार्ट करना है। लेकिन बिफोर प्रोसीडिंग दिस वी नीड टू कंप्लीट दिस वन पहले। कस्टमर 3 कस्टमर 5 ऑफ दिस पेपर दूसरे का, ठीक है? फिर मैं ये कंप्लीट कर लूँ तो फिर पहले उसको एड्रेस कर लें फिर। कल पेपर कौन-सा था अब? ओके, ग्रेट बेटे ग्रेट। आई एप्रिशिएट फॉर योर सजेशन अब्दुल्ला, लेकिन बेटे हमारे पास एक्चुअली दिस ऑलरेडी प्रोवाइडेड टू यू कि हमने ये पेपर कल डिस्कस करना है, ठीक है? आफ्टर प्रोसीडिंग विद लाइक 7 टू 8 पेपर्स वन, ठीक है? उसकी पेस इसलिए हमने तेज़ करनी होती है कि पेपर के अंदर बेसिकली आप लोग उसको कर भी सको, ठीक है? इनिशियली वी फोकस जनरलाइज़ मैंने स्टार्ट किया था, देन आई फोकस ऑन द लूप स्ट्रैटेजी। फिर मैंने कल थोड़ा-सा तेज़ करवाने की कोशिश की। मैं कल कह तो रहा हूँ मैं तेज़, लेकिन तेज़ इस सेंस में हो रहा था कि बेसिकली हम दूसरा कनेक्शन ही नहीं मिल रहा था आप लोगों के साथ। वो टाइम उसमें वेस्ट होता जा रहा था। आई हैव टू कवर दैट पेपर एज़ वेल, ठीक है? ओके, 36 से ज़्यादा नहीं आ रहा, 36 आल्सो अ गुड स्कोर बेटे, नो वरीज़। अच्छा जी, वी आर ऑन। कल पेपर है तो 24 का था ये, 25, 24। दिस वाज़ द पेपर व्हिच वी डिड यस्टरडे। इसमें हमारे पास कहा गया कस्टमर 3। ओके, कस्टमर 3 इज़ दिस वन। बेटे क्वेश्चन 3 में द टेबल शोज़ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ कार इन ईच 2 मिनट्स टाइम इंटरवल ड्यूरिंग 12 सेकंड पीरियड ऑफ इट्स जर्नी। 0 से 12 सेकंड तक 2 सेकंड का टाइम इंटरवल है दैट इज़ प्रोवाइडेड टू अस, ठीक है? दिस स्टेटमेंट डिस्क्राइब द मोशन ऑफ द कार। इफ यू लुक हियर, 0 से 4 सेकंड तक बेटे, इस 0 से 2 सेकंड तक डिस्टेंस व्हिच ही ट्रैवल्ड दिस इज 10 है। 2 से 4 भी क्या है 10 है, तो इसका मतलब इक्वल डिस्टेंस इज बीइंग ट्रैवल्ड व्हिच इज 10 मीटर इन इक्वल टाइम इंटरवल ऑफ 2 सेकंड। इफ आई लुक हियर, मेरी यहाँ पे स्पीड का 10 को अगर 2 से डिवाइड करोगे 5 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। मैं अगर यहाँ पे भी इसकी स्पीड देखूँ तो मेरी कितनी आ जाएगी 5। इसका मतलब है 0 से 4 तक मेरी स्पीड क्या है वो कांस्टेंट है। तो आई रोट कांस्टेंट स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है? उसके बाद बेटा 4 से 6, 6 से 8। अब 4 से 6 तक देखो 11 को अगर 4 से 6 2 सेकंड होगा ना, 11 को बेटा 2 से अगर डिवाइड करते हो तो क्या आ गया 5.5 आ गया। सो आई रोट 5.5 मीटर पर सेकंड। 6 से 8 13 था, 13 को इफ आई डिवाइड इट बाय 2 आई गॉट 6.5। 16 को अगर 2 से डिवाइड करता हूँ तो आंसर हो गया 8। 23 को अगर 2 से डिवाइड करता हूँ आंसर कितना हो गया 11.5। तो ये क्या हो गया 5.5, 6.5, 8 देन 11.5। इसका मतलब ये हो गया कि स्पीड इंक्रीज कर रही है। बट इज इट इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली? नो। व्हाई? बिकॉज 5.5 और 6.5 में डिफरेंस आ रहा है 1.5 1 का। फिर हमारे पास 8 और 6.5 में डिफरेंस आ रहा है बेटे 1.5 का, क्योंकि 8 माइनस 6.5 1.5 का आ रहा है। फिर 8 और 11.5 में कितना आ रहा है 3.5 का। तो जो हमारे पास इंक्रीज इन स्पीड है दैट इज नॉन यूनिफॉर्म। एंड इफ द इंक्रीज इन स्पीड इन नॉन यूनिफॉर्म, इसका मतलब है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। अब द फोर ऑप्शन दैट वर प्रोवाइडेड टू अस,
Moving with constant speed, yes, 0 से 4 तक speed is constant, it remain 5 meter per second, 0 से 4 उसने कहा हुआ है। Followed by non-uniform acceleration, यहाँ पे acceleration accelerate तो कर रहा है because velocity is increasing, but this is non-uniform actually। ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, अब दूसरे पे आगे देन क्वेश्चन 5 का हुआ आपने। अच्छा, एन ऑब्जेक्ट स्लाइड्स डाउन अ फ्रिक्शनलेस स्लोप एज शोन। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मोशन दी, इस डायरेक्शन में स्लाइड करता जा रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। एज द ऑब्जेक्ट प्रेसेस ऑन द सरफेस, द सरफेस प्रेसेस बैक ऑन द ऑब्जेक्ट, यानी ये प्रेस कर रहा है सरफेस को, इस तरह सरफेस ये है ना, सरफेस इज दिस वन, इसको प्रेस कर रहा है, तो ये भी प्रेस कर रहा है उसको। ठीक है, इन विच डायरेक्शन डज द सरफेस पुश बैक ऑन इट्स ऑन द ऑब्जेक्ट, तो पुश बैक किस डायरेक्शन में कर रही है, इसी डायरेक्शन में, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्सेस से आप कहते हैं, बिकॉज दिस इज अ सरफेस। अब मैंने ये कहा था बेटा ये फॉरवर्ड फोर्स लग रही होगी इस डायरेक्शन में, डी वाली डायरेक्शन में, ये फ्रिक्शन फोर्स होगी बिकॉज फ्रिक्शन फोर्स ऑलवेज अगेंस्ट मोशन, मोशन इस डायरेक्शन में है। ये फोर्स क्या है, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स से आप कहते हो, जो उसने कही हुई है हमें निकालने के लिए, और ये बी कुछ भी नहीं है। अगर वेट देखें, वेट बिल्कुल डाउनवर्ड डायरेक्ट है, वेट के अगेंस्ट लग रहा है, वेट के अगेंस्ट कोई इस तरह डायरेक्ट फोर्स इस तरह नहीं लग रही होती व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इंक्लाइंड। ठीक है, देन आपने कहा क्वेश्चन 17, देन it's absolutely a target question. The air in each of four syringes is slowly compressed, यानी वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर ऑब्वियस बात है ज़्यादा होगा, सो द टेम्परेचर ऑफ द एयर स्टेज कांस्टेंट, सो इट मींस दिस द रिलेशनशिप बिटवीन P1 V1 इक्वल्स टू P2, यानी प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, बिकॉज इफ टेम्परेचर इज केप्ट कांस्टेंट, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल शुड बी केप्ट कांस्टेंट, एंड काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद टेम्परेचर। The volumes before and after compression for each range are given in the table. The air in all four syringes is initially at the same pressure, which syringe shows the smallest pressure change. ठीक, अच्छा। अब बेटे मैंने क्या निकाला, P1 V1 equals to P2, I have to get the value of P2 here। ठीक है, प्रेशर सारों का उसने कहा सेम है, तो प्रेशर P1 की वैल्यू सारों में सेम है, सारे सिंजेस में, चार सिंजेस ये शो किए हैं, तो आई रोट P1 की जगह आई रोट कांस्टेंट। रिलेशनशिप क्या रह गया, V1 और V2 के दरमियान। अब मैंने बेटे ये हमारे पास बिफोर कंप्रेशन था और आफ्टर कंप्रेशन था, यानी बिफोर कंप्रेशन इट वाज V1 एंड आफ्टर कंप्रेशन दिस इज V2। तो ये रिलेशनशिप को देखते हुए मैंने क्या किया, 50 को 10 से डिवाइड डिवाइड किया, आई गॉट 5, 100 को 50 से डिवाइड किया, आई गॉट 2, 400 को 25 से डिवाइड किया, गॉट 16, 400 को 100 से डिवाइड किया, हमारे पास गॉट गॉट 4। उसने कहा था स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट वैल्यू किस में आ रही है, इसके अंदर, तो आंसर क्या होगा, B4 बिस्मिल्लाह होगा। ठीक है, हाँ, आज आज बेटे हम बिल्कुल P2 स्टार्ट करेंगे, ठीक ठीक है। इब्राहिम सर 28, वो 28, ओके, ओह! ये रहता है, ठीक है। तो उसमें 28 बेटे आ गए। अब इसके अंदर मैं अब दूसरा करवा के ना करवा दूँ? ये मैंने वैसे वर्कशीट में आपको करवाया होगा। जो भी आंसर है, जो भी आंसर है, क्योंकि क्योंकि वर्डिंग इसकी बड़ी अजीब-सी है ये वाली, ठीक है। तो कहने को तो मैं करा देता हूँ अभी, लेकिन इसको मैं बाद में कराता हूँ। अभी मैंने छुड़वा, कल भी छुड़वाया हुआ है, ठीक है? ठीक है? ओके। आदि मेन कॉन्सेप्ट इज़ दिस वन व्हिच आई हैव गिवन टू यू, ठीक है? मेन कॉन्सेप्ट बेटा बेटा वो क्वेश्चन मैंने करवाना मैं करवाऊँगा, नो वरीज़, ठीक है? हम ये पेपर कर दे स्टार्ट करके, अच्छा 2 चीज़ें यहाँ पे। बेटे एक चीज़ कहा गया कि इफ हाँ, आज यूट्यूब इंशाल्लाह मैराथन बिल्कुल है, वेल नो। बेटे ये था कि हमारे पास, अगर मैं आपको कहूँ यार बेटे ये पेपर क्वेश्चन पहले करो फिर मैं करवाऊँ, तो हमारे पास उसमें टाइम ज़्यादा लग रहा होता है। हर रोज़ क्लास रखने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, और मैंने आपको बताया भी होता है, कल हम ये पेपर डिस्कस करेंगे, ठीक है? हम ये पेपर डिस्कस करेंगे। 1 मिनट बेटा, शायद अपडेट किया था उन्होंने, 1 मिनट, लेट मी चेक, एलएमएस पे क्या ट्रबल है? मैं अपडेट करा दूँगा अगर ट्रबल है कोई तो।
बेटे मैंने लिंक भेजा है आपको सबको, एलएमएस पे भी अपडेट करवा देंगे हम लोग, ठीक है? इसमें पेपर दूसरे पुराने भी सॉल्व किए होंगे शायद, ठीक है? तो ये मैंने भेजा है इसके अंदर, सारा डेटा अब आपको इसी पे मिलेगा, ठीक है? अच्छा जी, मैंने लिंक भेजा उसमें भी अपडेट करा दूँगा मैं, अपडेट। तो बेटे हमारे पास पहले पेपर बताने का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि आपने उसको पेपर में किया हो। मैं अगर स्टूडेंट हूँ, तो मैं अगर मेरे टीचर ने बताया हुआ है कि मैंने कल ये वाला पेपर डिस्कस करना सपोज़, तो मैं बेटे इसके ऊपर 30, 35, 40 जितने भी क्वेश्चन जितने भी टाइम मैं लगा के इसको करूँगा, जितने भी क्वेश्चन मेरे से हो गए, ठीक है? और मैंने देखना है कि मेरे से कितने टाइम में हो रहे हैं। बट मैंने तो एक-एक क्वेश्चन डिस्कस करना है 1.5 घंटे की क्लास में, सवा घंटे की क्लास में जो भी है, और मैं कर भी रहा होता हूँ। और हर रोज़ क्लास रखने का मेन ऑब्जेक्टिव बेटे ये होता है कि आप लोगों को अपने साथ रख सकूँ, आप लोग भी पूछ सको और मैं भी आपको करवा सकूँ ताकि हम ठीक है? लूप सिस्टम जस्ट मीन्स वी हैव गॉट टू डू ईज़ियर वन फर्स्ट एंड देन हार्डर वन लेटर ऑन। हाँ जी बेटे, जिसमें बहुत बड़ी सेंटेंस लिखा होगा ना, हम उसमें छोड़ देंगे। का ठीक है? तो हमारे पास Abdul Mohit, this is good, but this is not an excellent. If you want A star, you need to focus more है, ठीक है? नहीं, बेशक गलत हुआ नहीं, गलत क्यों हो? डेफ़िनिटली हमने लूप मेथड में करना ही वो होता है, जो ठीक है, हमें कन्फर्म हो। जिसमें एम्बिग्यूइटी हो जाएगी, मैं क्वेश्चन मार्क खुद आपके सामने डालता हूँ, बेटा मैं अभी भी तो क्वेश्चन लोग करवा सकता हूँ, मैंने क्यों नहीं करवाया? ठीक है? आपने बेटा क्वेश्चन मार्क उसमें डालना है डेफ़िनिटली कि प पता हो। और मैंने कहा, जो ही आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ग्रिड के साथ ही आपने शेड करना है कैम्ब्रिज के अंदर, ठीक है? मोमिना इसमें और ऊपर जाने चाहिए, और ऊपर जाने चाहिए, ठीक है? उसने तो वो और ऊपर जाने चाहिए, काफ़ी ऊपर जाने चाहिए बेटा, ये तो काफ़ी कम है, ठीक है? ओके, स्टार्ट करते हैं हमारे पास। हाँ, बेटे अगर ने जो चीज़ की है उस पे कॉन्फिडेंट भी होना चाहिए, फिर कुछ डेफिनिटली छोड़ दी जाती हैं हमें। चलो अब लेट्स स्टार्ट नाउ, ठीक है? अब थोड़ा-सा फिर अ कार ट्रैवल अलोंग अ रोड, द फोर्स ऑन द कार ड्यू टू इंजन इज़ 800, दिस इज़ द इंजन फोर्स। The motion of car depends upon the value of total resistive force R. Which row shows the motion of car for the given value of R? ठीक है? अब पहले में लिखा हुआ है, ये 800 है, कह रहा है हमारे पास रेजिस्टिव फोर्स 500 है। बेटे अगर 500 होगी तो रिजल्टेंट फोर्स कितनी हो जाएगी? 800 में से 500 माइनस करोगे, इट विल बी 300। If 300 is the resultant force, it will accelerate, it will not retard. So this is wrong, it will accelerate. ए इज रॉन्ग। बी के अंदर 800 है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड भी 800 है, तो रिजल्टेंट फोर्स विल बी जीरो। देन इट विल कॉन्ट्रेस्ट मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक्सलेशन जीरो होगी। अब इसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी या टर्मिनल वेलोसिटी कह सकते हो। टर्मिनल वेलोसिटी है तो एक्सलेशन क्या होगी इसके अंदर? जीरो होगी बेटे। या हम कह सकते हैं एक्सलेशन क्या होगी? जीरो होगी। उसके बाद हमारे पास एक्सलेशन जीरो होगी। अगर रेजिस्टिव फोर्स 900 है, ये फॉरवर्ड फोर्स 800 है, तो 800 माइनस 900 इक्वल्स टू MA फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो एक्सेलेरेशन की वैल्यू किस में आएगी? नेगेटिव में आएगी। तो ये इंडिकेट कर रहा है ये रिटार्ड कर रहा है, तो यहाँ पे रिटार्डेशन होगी, ये ठीक लिखा हुआ है। और डी के अंदर अगर ये 1000 है हमारे पास, अगर ये 1000 है, ये 800 है, तो 800 इस डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं उस फोर्स को पहले लेते हैं। 800 माइनस 1000 इक्वल्स टू एम में, तो एक्सेलरेशन का आंसर किस में आएगा? वो भी नेगेटिव में आएगा। तो इट शुड रिटार्ड रादर देन टू एक्सेलरेट। तो ये भी क्या हो रहा है? ये रिटार्ड कर रहा है या डिसेलेरेट कर रहा है। तो आंसर ऑफ दिस वेरी क्वेश्चन इज सी फॉर कैम्ब्रिज। ठीक है? हमारे पास अरूज, मैं चुप हूँ बेटे, थोड़ा देख लो दोबारा। ये बेटा 800 है, ये 900 है। आप इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हो ना? तो मेरा बेटा फॉरवर्ड फोर्स को पहले लेते हो, बैकवर्ड फोर्स 900 ये वाली आ रही, 4 ऑप्शन जो है ना, वहाँ से बेटे हम रिजल्ट निकाल रहे हैं। ठीक है? नबीहा, हम यहाँ से रिजल्ट निकाल लें। ये हमारे पास क्या होगी? 900 इक्वल्स टू मास एंड एक्सेलरेशन। तो आंसर इसमें नेगेटिव में आ रहा है, तो नेगेटिव साइन होना, ठीक है? हम बेटे कल जो पेपर का था अभी वही कंटिन्यू कर रहे हैं। 1-2 वेरिएंट है हमारे पास ये, मई जून 24 का।
Four of the gravitational forces that act between the object in the solar system are listed. The force on the moon due to Earth. Okay, ठीक है. Q is the force on Earth due to Sun, Moon and Earth are two objects. यहाँ पे हमारे पास Earth and Sun are two objects. The force on Earth due to Moon. Earth due to Moon. ठीक है. And the force on Moon due to Sun. अच्छा जी. अब मून तो रिवॉल्व कर रहा होता अराउंड द अर्थ. इट्स नॉट रिवॉल्विंग अराउंड द सन. विच टू फोर्सेस आर न्यूटन थर्ड लॉ पेयर. ठीक है. हमारे पास न्यूटन थर्ड लॉ पेयर हमारे पास ये बन रहा है पी एंड आर वाला. ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्या मून है एंड अर्थ है. और ये अर्थ और मून है. द फोर्स एक्सर्टेड बाय मून ऑन अर्थ इज इक्वल टू फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन मून. ठीक है. आज ना मैं करवा चुका हूँ बेटे. अब कुछ चीज़ दोबारा दोबारा नहीं होगी. अब आप लेट आए मेरा बेटा, फिर उसी चीज में रहते हैं. विच टू फोर्सेस आर अ न्यूटन थर्ड लॉ. हमारे पास क्या हो गया बेटे पी एंड आर हो जाएगा. ठीक है. नाइन्थ क्वेश्चन में आगे बेटे हमारे पास द डायग्राम इज द बॉक्स इज मूव्ड अप अ रफ स्लोप फ्रॉम एक्स टू वाई. एक्स टू वाई. द डायग्राम शोज द फोर फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉक्स. विच फोर्स इज द फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन ऑन द इज मूव्ड अप, यानी मोशन इस तरफ है. बेटे मोशन क्या है इस डायरेक्शन में हो रही है. हमारे पास फ्रिक्शन क्या होती है. इट ऑलवेज एक्ट अगेंस्ट द मोशन ना. इट ऑलवेज एक्ट अगेंस्ट द मोशन. ठीक है. विच फोर्सेस ड्यू टू फ्रिक्शन, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास सी. अच्छा इसमें सारे फोर्सेस को हम आइडेंटिफाई करें कौन कौन सी लग रही है. ए बेटे क्या है वो फॉरवर्ड फोर्स है जिससे वो चीज मूव कर रही है. फॉरवर्ड फोर्स होगी. ठीक है. ये बी कौन सा है ये इसका वेट हो गया. डी कौन सा है नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स जिसे आप कहते हो. नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स. और ये हमारे पास कौन सा आ रहा है डी. सी जो है दिस इज अ फ्रिक्शनल फोर्स. फ्रिक्शनल फोर्स. ऑल दिस फोर्सेस आर लेबल्ड हियर. ठीक हो गया. डी इज अ रिएक्शन फोर्स. बिल्कुल ठीक है हादी. 10th क्वेश्चन के अंदर द ग्राफ शोज हाउ द एक्सटेंशन ऑफ फोर डिफरेंट थ्रेड्स डिपेंड्स अपॉन द लोड अटैच. विच थ्रेड इज मोस्ट डिफिकल्ट टू स्ट्रेच ओवर द रेंज ऑफ लोड. जो बहुत कम एक्सटेंड हो रहा हो. जो बहुत कम एक्सटेंड हो रहा हो. ठीक है. डिफिकल्ट टू स्ट्रेच का मतलब है लीस्ट एक्सटेंशन जिसमें हो. लीस्ट एक्सटेंशन हो. हम आप फोर्स तो अप्लाई कर रहे हो लेकिन वो एक्सटेंड ही नहीं हो रहा यार. तो हमारे पास क्या होगा वो डिंग डोंग होगा. एक्सटेंशन इसमें लीस्ट आ रही है. ठीक है. उसके हमारे 11 क्वेश्चन के अंदर a satellite orbit a planet in a circular path as shown. It has constant speed. There is a force on the satellite due to the planet. In which direction is the force on satellite when it is in the position shown? It means that is a centripetal force. ठीक है. सेंट्रीपिटल फोर्स होगी हमारे पास प्लैनेट. ये हमारे पास इसकी वेलोसिटी आ रही है बेटे. ये वेलोसिटी आ गई. और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी. और परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी का डायग्राम बनाए तो इस तरह बनती है ये इस तरफ. तो ये डायरेक्शन बेटे कौन सी है हमारे पास. ये इस तरफ ये शो की. ठीक है. दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी. जब कोई चीज सर्कल में मूव कर रही होती है सेंट्रीपिटल फोर्स बेटे उस पर लग रही होती है टुवर्ड सेंटर. सेंटर एंड perpendicular to velocity. ठीक हो गया. ओके ये आंसर डिंग डोंग हो गया. हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर a crane has a 5800 counter weight. This is a 58 counter weight है. Position 2.3 meter from the tower along a horizontal jib. Okay, this is a horizontal jib. The center of gravity of P of the jib is marked. ये center of gravity होगी. What is the horizontal distance between 2800 Newton and P so that there is no moment produced. इसका मतलब we have to get this distance. D ले लो या X लेना
मैं डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। So this 2300 force will compel it to move in this direction, which is clockwise, while this 5800 anti-clockwise, making use of principle of moment that clockwise moment must be equal to anti-clockwise moment. Clockwise कितनी होगी? This is 2300. Perpendicular distance from the pivot कितना? This is to be determined, which is D. Anti-clockwise is 5800. Perpendicular distance is 2.3. And if you further solve it, ये ज़ीरो इससे कैंसिल हो गया बेटे, ये हमारे पास 23 है तो ये 100 हो गया, इससे कैंसिल हो गया तो दिस इज़ 5.8। आंसर इज़ सी फॉर कैम्ब्रिज, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर a car of mass 750 kg travel 400 meter at 25 meter per second, ठीक हो गया? It then accelerates for to 35 meter per second and then travel further 400 meter. What is the change in momentum of the car during the acceleration? Change in momentum का तो simply product of mass and velocity होता है, तो हम लिख सकते हैं डेल्टा पी निकालना है m फाइनल वेलोसिटी माइनस m इनिशियल वेलोसिटी। बेटे मैथ दे दिया गया है 750, फाइनल वेलोसिटी हियर इज 35 minus 750 and initial velocity is 25. तो ये 750 is common. Inside the bracket 35 minus 25 10 हो गया। 10 times 750 is 75500 न्यूटन सेकंड या किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो आंसर इज 75 ए फॉर अल्लाह। क्वेश्चन 14 के अंदर अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम रेस्ट, अगर कुछ रेस्ट से ड्रॉप हो रही तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी उसकी? 0 होगी। From the top of building, air resistance negligible. The velocity of the ball is 14 meter per second when it hits the ground. What is the height? So we can equate it to the हमारे पास at the highest point, since it was at rest, it does not have. हाँ बेटे, विजिबल है, स्क्रीन शेयर की हुई मैंने, शेयर यार शेयर की हुई है, जस्ट लुक एट इट, ठीक ओके। हमारा मैंने वो देखा कि लैग भी ना आना, और मैंने उसलिए देखा था ये। हमारे पास द वेलोसिटी ऑफ द कार इज बेटे हाईएस्ट पॉइंट पे, सिंस इट इज एट रेस्ट, इट द ओनली एनर्जी व्हिच इट पोजेस, दिस इज द gravitational potential energy, and since there is no air resistance, hence no energy lost to the external surrounding like atmosphere particles, so the potential energy at the highest point of the ball becomes equal to kinetic energy at the lowest point। तो इसका मतलब loss of potential energy equals to gain in kinetic energy. So its formula is mgh equals to half m v square. So this mass will cancel from both sides, ठीक है? हमने क्या निकालना है? हाइट निकालनी है, तो हाइट किसके बराबर होगी? दिस इज v स्क्वायर ओवर 2g। नाउ v की वैल्यू बेटे गिवन है विच इज 14, विच इज 14 का 2 196 over 2 times 9.81, so this is 196 over 9.81 19.6, तो ये आंसर आ गया। बिस्मिल्लाह, ठीक हो गया। हाजिरा, ये तो अब बेटे इतने क्वेश्चंस करने के बाद कैपेबिलिटी हो जानी चाहिए, क्योंकि हमें कैसे पता चला यही फॉर्मूला यूज़ करना है, जो पैरामीटर्स गिवन है उसमें रिजल्ट क्या निकलता है। उसने जो आपको दिया हुआ है बेटे कि एयर रेजिस्टेंस भी नहीं है, रेस्ट पे है, तो ऊपर उसने बता दी सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है टॉप के ऊपर। और देखो क्वेश्चन 14 है, क्वेश्चन 14 पे हम कहाँ पे जा रहे होते हैं? वर्क एनर्जी पावर पे अप्रोक्सीमेटली जा रहे होते हैं, ठीक है? ओके, ठीक है, ग्रेट हो गया यार। हमारे पास 15 क्वेश्चन, दिस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, लाइक सी ग्रेड स्टूडेंट क्वेश्चन है। Which energy source is available constantly for over 24 hours? पाकिस्तान में नहीं, तो आंसर इज नेचुरल गैस, ठीक है? ये एक सोलर क्यों नहीं होती यार? ये सिर्फ दिन के वक्त होगी जब सन होगा, डे टाइम पे होगी, ठीक है? जब सन राइज किया होगा, ठीक है? टाइडल हमारे पास क्या होती है? रात के वक्त होती है।
ये विंड जब हवा चलेगी, ठीक है? व्हेन विंड ब्लोज़, जब हवा नहीं तेज़ चल रही तो कहाँ से आनी, ठीक है? तो हमारे पास 16 के अंदर, लेकिन ये जो ये है हमारे पास, दिस इज़ अगेंस्ट आवर, वी आर नॉट गेटिंग दिस वन। टाइडल क्या होती है बेटा? रात के वक़्त ना जब मून की हमारे पास रेज़ आके गिरती हैं वाटर पार्टिकल, तो वाटर पार्टिकल राइज़ करता है। हाँ जी, अब्दुल्ला अफ़ज़ल। तो वाटर पार्टिकल राइज़ करता है, वाटर पार्टिकल पोटेंशियल एनर्जी गेन करता है, और ऊपर से जाके पानी जब नीचे गिरता है तो उसमें हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है? 16 में 15 वॉट लैंप इज़ टर्न्ड ऑन फॉर 30 मिनट्स, ओके। इट वेस्ट्स 7000 जूल ऑफ एनर्जी, व्हाट इज़ द एफिशिएंसी ऑफ द लैंप? अब बेटा ये जो गिवन है ना, ये पावर होगी, ये पावर गिवन है आपके पास, ये टाइम गिवन है। पावर को अगर टाइम से मल्टीप्लाई कर दो तो कौन-सी चीज़ आती है? एनर्जी आती है। इसका मतलब ये जो चीज़ गिवन है ना, इनपुट एनर्जी, आई ई इन लिखूँ तो पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम आ जाएगी। पावर कितनी है? 15, टाइम कितना है? 30 मिनट्स है। वी नीड टू चेंज मिनट्स इंटू सेकंड्स, सो वी शैल मल्टीप्लाई विद दिस वन। 15 थ्री ज़ा 45, 45 टाइम्स 60। ये आंसर तो आ रहा है, लेकिन दिस इज़ 27,000 जूल होगी। अब एफिशिएंसी जो होता है, ये इसका सिंबल होता है, वैसे अवेलेबल में है नहीं। एफिशिएंसी इज़ यूज़फुल एनर्जी आउट ओवर टोटल एनर्जी इनपुट। तो बेटे हमारे पास यहाँ से एफिशिएंसी फॉर यूज़फुल एनर्जी आउटपुट कितनी है? 27 में से बेटे 1000 जो है ये तो इनपुट आ गई ना, इसमें से वेस्ट कितनी हो रही है? 7000 तो वेस्ट होगी, तो यूज़फुल आ गई, ठीक है? इनपुट कितनी आ रही है? 27, तो ये हो गया 20,000 ओवर 27, 20 डिवाइडेड बाय 27, तो आ गया 0.74। So this is 0.74, answer is ding dong। ठीक हो गया? ओके। Which quantity is not measured in joule? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, ये तो जूल में ही होती है बेटे। लेटेंट हीट, हीट भी एनर्जी ही है, जूल के अंदर होगी। पावर आ गई, पावर किस में होती है? ये वॉट्स में होती है, और वॉट फर्दर किसके बराबर होता है? जूल पर सेकंड के बराबर होता है। वर्क जो है वो भी जूल में मेजर होता है बेटे हमारे पास, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी फॉर कैम्ब्रिज। 18 क्वेश्चन में व्हिच डिस्क्रिप्शन ऑफ लिक्विड इज करेक्ट? लिक्विड फिक्स शेप होती है? कभी भी नहीं होती। जिस कंटेनर में डालते हैं वही शेप, जग में डाल दी, जग की शेप आ गई, गिलास में डाल दी, गिलास में, फनल में डाल दी। फिक्स वॉल्यूम, यस, वॉल्यूम फिक्स है। पेट्रोल जो है 1 लीटर, फर्स्ट फिक्स वॉल्यूम होता है। हमारे पास फिक्स शेप बिल्कुल नहीं होती बेटे। वेरिएबल वॉल्यूम बिल्कुल झूठ है, फिक्स वॉल्यूम होता है। वेरिएबल शेप बिल्कुल ठीक है। फिक्स वॉल्यूम, यस दिस इज करेक्ट। वेरिएबल शेप बिल्कुल ठीक है, फिक्स वेरिएबल वॉल्यूम नहीं। आंसर है सी फॉर कैम्ब्रिज। ठीक हो गया हमारे पास। 19 क्वेश्चन में, ओके, अब मैं वैसे लूप मेथड होता है शायद इसे छोड़ ही दूं, लेकिन अब अ ट्रांसपेरेंट बॉक्स हैज अ डिवाइडिंग वॉल इन इट्स मिडल, ओके। इट contains two different gases, one in each half as shown। ब्राउन गैस है, और एक, अच्छा सिंपल है ये तो। द डिवाइडिंग वॉल इज रिमूव्ड, द बॉक्स इज इन द बॉक्स इज लेफ्ट ऑफ फॉर अ लॉन्ग टाइम, द गैसेस डू नॉट रिएक्ट, व्हाट इज देन सीन इन द बॉक्स? तो ये डिफ्यूजन हमारा प्रोसेस होगा ना, हमारे पास इसमें पार्टिकल मूव करते हैं फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स लोअर कंसंट्रेशन। तो यहाँ तो बेटे हमारे पास सीन क्या होगा? इसमें डिफ्यूजन अकर होगी बेटे वैसे, क्योंकि पार्टिकल डिफ्यूजन अकर और एक दूसरे के जो स्पेसेस जो हैं उनको ऑक्यूपाई कर लेते हैं। लिखा ब्राउन गैस ऑन द राइट हैंड साइड एंड कलरलेस गैस ऑन द लेफ्ट, बिल्कुल गलत है। वो थ्रू आउट एक ही ऑब्जेक्ट बन जाएगी ना, अब एक ही हमारे पास कंटेनर बने तो सारी उसमें हो जाएगी। पेल ब्राउन गैस थ्रू आउट, गैस तो थ्रू ठीक है। ये जो चीज़ लिखी है, पेल ब्राउन बनेगी या फिर हमारे पास, देख सकते हैं। सेवरल डिस्टिंक्ट क्लाउड्स ऑफ कलरलेस एंड ब्राउन गैस थ्रू आउट नाइट।
कलरलेस गैस ऑन द राइट एंड ब्राउन गैस ऑन द लेफ्ट। नहीं, इतने वो अच्छे नहीं है कि तू मेरी जगह पे आ जा, मैं तेरी जगह पे चला जाता हूँ, तो बेटा हमारे पास वो थ्रू आउट, ठीक है? सर रिएक्शन बिटवीन तो नहीं हो रहा, फिर कैसे? बेटा रिएक्शन के थ्रू तो मेरा बेटा हसन नहीं जाना। ये तो हमारे पास इसके किसी एक के पार्टिकल दूर-दूर होंगे, इसके पार्टिकल करीब के, जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, पार्टिकल रैंडमली मूव कर लेते हैं, वो दरमियान में स्पेसेस जो होती हैं, उनको जाके ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो ओवरऑल क्या होगी? थ्रू एक जैसा कलर हो जाएगा सारी गैस का, ये हो रहा है। अगर रिएक्शन होता तो नया कलर भी बन जाता ना। रिएक्शन हो तो बेटा नया कलर बनना चाहिए उनके रिएक्शन की वजह से, ठीक है? पूछा हो सर आंसर व्हाई क्यों नहीं है? सेवरल डिस्टिंक्ट डिफरेंट क्लाउड्स ऑफ कलरलेस। क्लाउड्स ऑफ कलरलेस, अगर कलरलेस होगी तो नज़र भी नहीं आना बेटे हमें तो, ठीक है? हमें तो नज़र भी नहीं आएगा फिर ये, ठीक है? डिस्टेंस क्लाउड्स नहीं है, आप कह रहे हो कुछ यहाँ पे क्लाउड्स बन जाएँगे, कुछ क्लाउड्स यहाँ बन जाएँगे जो नज़र भी नहीं आ रहे हमें, तो क्लाउड हो नज़र भी ना आ रहा, तो वो हम नहीं, इस तरह नहीं होता। गैस के पार्टिकल थ्रू आउट, यानी देखो ना, अगर आपने रोज़ पेटल रूम में ला के रखे हैं, या फिर कोई भी फ्रेग्रेंट या फिर कोई भी आप बॉडी स्प्रे भी अगर स्प्रे करते हो रूम के अंदर, या फिर क्या कहना चाहिए यार उसको, एयर फ्रेशनर वगैरह, तो उसकी जो है पूरे रूम में स्प्रेड आउट होती है, उस वजह से होती है, ठीक है? ठीक हो गया? नहीं, ये बी ग्रेड स्टूडेंट नहीं है बेटा। ये क्वेश्चन लंबा है, तो लेकिन बेसिकली क्वेश्चन वाज प्रीटी ईज़ी डिफ, आप केमिस्ट्री भी वो बच्चों को तो बड़े अच्छे तरीके से आती होती है, ठीक है? 20th क्वेश्चन में आगे, अ बॉटल कंटेनिंग अ कोल्ड लिक्विड इज़ प्लेस्ड ऑन द टेबल ऑन अ वार्म डे, ड्रॉप्स ऑफ वाटर फॉर्म ऑन द आउटसाइड ऑफ द बॉटल। क्या हो रहा है फिर? कंडेंस हो रही, ठीक है? व्हिच प्रोसेस, ओके, इट वाज प्रीटी ईज़ी। देखो बेटे, जो ये एक क्वेश्चन होता है जो बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, मैं पहले भी कहता जा रहा हूँ, उसको पेपर में फर्स्ट टाइम छोड़ना है आपको, जो पेपर में छोड़ना है उसको, ठीक है? क्यों छोड़ना है? बेटे उस सपोज़ मेरा 20th क्वेश्चन बहुत मुश्किल होता, मैं छोड़ देता बेटा इस तरह, मैं क्वेश्चन मार्क डालता यहाँ पे, मैं अगले पे चला जाता, क्योंकि इसका ये आसान है। ठीक है? ये आसान क्वेश्चन है। इसका भी 1 नंबर है, इसका भी 1 नंबर है, तो इस पे 1 नंबर पे मैं इतना टाइम ज़ाया करूँ ताकि नेक्स्ट वाला कोई चीज़ मेरी रह जाए, तो वो नहीं रहनी चाहिए। तो इस तरह बेटे ये आपने करना है कि हमारे पास बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को एट अ टाइम छोड़ना है। नो डाउट बाद में हमारे पास टाइम मिल जाएगा, हम उसको करेंगे भी। ठीक है? आप पेपर में कर भी जाते हो और कर जाते हो। ठीक है? इसलिए हम उस चीज़ पे फ़ोकस भी कराते जा रहे हैं। तो व्हाट इज़ द स्पेसिफिक हीट ऑफ अ लिक्विड? द डिफरेंस बिटवीन द बॉइलिंग पॉइंट एंड द, बेटे स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या होता है? हम पढ़ते हैं क्यू हीट एनर्जी होती है, एम सी डेल्टा थीटा या डेल्टा टी आपने लिखा होता है। इफ आई मेक दिस सी एज सब्जेक्ट, किसके बराबर हो जाएगा? क्यू ओवर एम डेल्टा टी, ये डिफाइनिंग इक्वेशन आ जाती है इसकी। इसको डिफाइन करते हैं अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी पर यूनिट मास पर यूनिट राइजिंग टेम्परेचर, इस तरह करते हैं। ये नहीं करने से अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज़ द टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन, दैट इज़ एब्सोल्यूटली रॉन्ग, ठीक है? द डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग पॉइंट एंड द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड, ये तो बिल्कुल ही झूठ है, ये तो है ही कोई नहीं चक्कर। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ 1 केजी ऑफ लिक्विड, बेटे जो स्टेट चेंज हो रही होती है ना, वो लेटेंट हीट होती है हमेशा। वो स्पेसिफिक हीट वैसी नहीं होती, नहीं, वो लेटेंट हीट होती है, ठीक है? यानी चेंज द स्टेट ऑफ 1 केजी ऑफ लिक्विड, अब किस में चेंज हो रही है? अगर लिक्विड से गैस में जाएगी, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होगी, और अगर हमारे पास लिक्विड से सॉलिड फॉर्म में आई, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में आती है, या सॉलिडिफिकेशन में आ जाए। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू हीट 1 केजी ऑफ वाटर थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड, दिस इज प्रीटी गुड, दिस इज प्रीटी गुड। अब उसने ये वाली दी हुई है इस तरह, तो लेकिन है ये भी गलत है। मेनली डेफिनेशन ये, द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ लिक्विड व्हेन इट इज हीटेड, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। आंसर क्या होगा? सी फॉर कैम्ब्रिज। 22nd क्वेश्चन में, केमिस्ट्री में क्या मुश्किल है बेटे? केमिस्ट्री तो सबसे आसान सब्जेक्ट है। ये रंग डाला, ये रंग डाला, ये रंग आ गया, बस ये चीज़ें याद करनी है उसमें तो। याद करने वाली चीज़ें होती हैं। विच स्टेटमेंट अबाउट इंफ्रारेड रेडिएशन इज़ करेक्ट? इन वैक्यूम इंफ्रारेड रेडिएशन ट्रैवल एट द स्पीड ऑफ लाइट, बिल्कुल ठीक लिखा होगा। बिकॉज़ ऑल दे मूव विद द सेम स्पीड बिकॉज़ दे आर पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इंफ्रारेड रेडिएशन आर लॉन्गिट्यूडिनल, लॉन्गिट्यूडिनल नहीं होती, दे आर एक्चुअली ट्रांसवर्स वेव्स होती हैं। Infrared radiation has a higher frequency than ultraviolet radiation, has a lower frequency, ठीक है? हमारे पास
क्योंकि इस तरह होता है ना, गामा रेज़, एक्स रेज़, अल्ट्रावायलेट, विज़िबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, रेडियो वेव्स, ठीक है? हमारे पास बेटे ये इस तरह हमारे पास अगर लिखते हो, ओहो! हमारे पास वेवलेंथ जो है बेटे वो इस तरफ इंक्रीज़ करती है और फ्रीक्वेंसी जो है हमारे पास वो इस तरफ इंक्रीज़ करती है, ठीक है? तो हमारे पास इंफ्रारेड की फ्रीक्वेंसी ये आ रही है, अल्ट्रावायलेट की ये है, तो अल्ट्रावायलेट की हाई होगी ना? White surfaces are better emitter of infrared radiation than black surfaces. गलत है। क्यों गलत है? They are not better emitter, they are better reflector. They are better reflector. The answer of this very question is A for Allah हो गया। GXUVIM GXUVIMR हाँ, यही है। VI I भी नहीं, ये भी हाँ। 23rd question में the speed of sound is 330 which sound is classed as ultrasound जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी 20 किलोहर्ट्ज़ से ज़्यादा होगी तो, यानी जिसकी फ्रीक्वेंसी जो होगी दैट इज़ ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज़ या 20 किलोहर्ट्ज़ वो अल्ट्रासोनिक में आ रही होती है बेटे हमारे पास। साउंड विद अ वेवलेंथ ऑफ 250 सेंटीमीटर। अब ये क्वेश्चन जो है ये डायरेक्ट नहीं हो सकता बेटे। आपको निकालनी पड़नी है सारों की। एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। व्हाट एलिमिनेशन मेथड इज़ वी हैव टू मेक यूज़ ऑफ ऑल द 4 ऑप्शंस टू गेट द फाइनल डिसीजन फॉर द आंसर। वी नीड टू लुक एट ईच एंड एवरी ऑप्शन थ्रू अ सॉल्यूशन। तो ये थोड़ा-सा इसमें टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन होता है। चलें इसको करते हैं अलबत्ता v इक्वल्स टू बेटे एफ लैम्ब्डा होता है, इज़ द स्पीड ऑफ वेव और हमने फ्रीक्वेंसी निकालनी सो दैट वी कैन कंपेयर इट विद 20,000 टू गेट द फाइनल आंसर v ओवर लैम्ब्डा हो गया। अब बेटे ये हमारे पास v की वैल्यू है, ये हमारे पास लैम्ब्डा की वैल्यू है, वहाँ से फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, ठीक है? इस केस में हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी आती है, हमारे पास इसमें आ रही है दिस इज़ 330 ओवर लैम्ब्डा इज़ 250 सेंटीमीटर है। तो सेंटी को बेटा आप मीटर में चेंज करोगे ताकि हमारे पास सेंटी होता है हमारे पास 10 टू द नेगेटिव 2 10 टू रेज़ पर नेगेटिव 2 तो ये हो जाएगा 0 33 डिवाइडेड बाय 25 132 हो जाएगा, ठीक है? सेकंड केस में वेवलेंथ 25 है साउंड की हमारे पास अगेन इस केस के अंदर देखते हो तो दिस इज़ 330 ओवर 25 टाइम्स 10 टू रेज़ पर नेगेटिव 2 तो आंसर आ जाएगा ये 1320 हो जाएगा बेटे। उसके बाद इसके अंदर आप देखते हो कि हमारे पास तो दिस इज़ फर्दर इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 330 ओवर 2.5 टाइम्स 10 टू रेज़ पर नेगेटिव 2 ये ऊपर हो जाएगा 3300 हो जाएगा। तो 13200 हो गया हर्ट्ज़, ठीक है? नन ऑफ अबव। अच्छा जी, यहाँ पे भी हमारे पास क्या है 20,000 हर्ट्ज़ ये भी कम आ रहा है बेटे, हमारे पास ये भी कम आ रहा है और ये भी कम आ रहा है, 13,000 आ रहा है, तो 20,000 से कम है सारे का आंसर हमारे पास इसका हो जाएगा दिस इज़ डी फॉर डिंगडोंग। 24th क्वेश्चन के अंदर व्हिच डायग्राम शोज़ हाउ लाइट फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट फॉर्म एन इमेज इन द नॉर्मल आई, ठीक है? थैंक यू राफ़ी मैंने उसको देखा नहीं मैंने कहा हमारे पास इमेज बिल्कुल रेटिना पे बन रहा है, वी आर हैविंग रेटिना हियर तो यही ठीक है। पैरेलल डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का होगा ना, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से मतलब रेज़ ने क्या आना है, पैरेलल आना है। जब ये लिख दिया गया डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से आ रही हैं, इसका मतलब यहाँ से पैरेलल रेज़ ने आना था, ठीक है? हमारे पास ये तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है बेटा, इसने कन्वर्जेंस शो ही नहीं की, पॉसिबल नहीं है। और इमेज एक रेट और ये तो इमेज बिफोर द रेटिना बन गया, ये तो इमेज बिफोर द रेटिना बन गया हमारे पास, ठीक है? और इमेज बिहाइंड द रेटिना बन गया, तो आंसर इज़ ए फॉर द 25 क्वेश्चन में द कलर ऑफ विजिबल लाइट इज़ रिलेटेड टू द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, ठीक है? सर आपने सीएम को एम में कन्वर्ट किया, हाँ जी, में कन्वर्ट किया है। 10 नेगेटिव 2 क्या होता है? ये सी जो होता है 10 नेगेटिव 2 ही होता है बेटा, किया हुआ हर जगह, ठीक है? अच्छा जी।
और करना ज़रूरी भी है। 25 में द कलर ऑफ विज़िबल लाइट इज़ रिलेटेड टू द वेवलेंथ ऑफ दिस वन, व्हिच लिस्ट ऑफ कलर इज़ ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ? दिस इज़ विबगर होता है। VIBGYOR, एंड वेवलेंथ जो है इट इंक्रीजेस फ्रॉम वॉयलेट टुवर्ड्स रेड साइड। यहाँ पे वेवलेंथ इस तरफ इंक्रीज होती है और फ्रीक्वेंसी जो होती है हमारे पास इट इंक्रीजेस टुवर्ड दिस साइड, स्पीड इज केप्ट कांस्टेंट एट ऑल पोजीशंस। तो हमारे पास ब्लू हो गया, ब्लू इज हियर, ठीक है। देन ग्रीन, ग्रीन इज दिस वन, येलो, येलो इज दिस वन, रेड इज, तो यही आंसर है बेटे, ठीक है। नेक्स्ट के अंदर 26 क्वेश्चन के अंदर अ थिन कन्वर्जिंग लेंस इज यूज्ड एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास। अच्छा, मैग्नीफाइंग ग्लास में जो भी इमेज बनता है हमेशा क्या होता है बेटे, वो वर्चुअल होता है, वो अपराइट होता है और वो मैग्नीफाइड होता है। Which row gives the nature of the image produced and expression that is a linear magnification? It is always virtual. This is correct. पहले तो सोचने में ये होता है image distance over object distance, image length over object length, आंसर हो जाएगा C for Cambridge, ठीक है। 27 क्वेश्चन, which application is not a use of ultrasound? क्लीनिंग ज्वेलरी, ये तो हमारे पास है, बेसिकली हम ज्वेलरी तो साफ करते हैं। स्कैनिंग एन अनबॉर्न बेबी, बिल्कुल इसको भी हमारे पास उसका फीटस का जेंडर देखना हो, पोजीशन देखनी हो, वो यूज़ करते हैं। सोनर पर्पस के लिए भी यूज़ करते हैं, डेप्थ देखने के लिए। स्टरलाइजेशन वाटर के लिए यूज़ नहीं करते। वो कौन सी यूज़ होती है? वो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस होती हैं। अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस, ठीक है। आंसर इज़ टिक डाउन, ठीक है। जी, जी सईद मोहम्मद अब्दुल्ला। 28th क्वेश्चन के अंदर हमारे पास व्हिच इक्वेशन इज़ करेक्ट फॉर पोटेंशियल डिफरेंस? ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस के लिए बेटे हम लिखते हैं V इक्वल्स टू W/Q, ये बेस डेफिनेशन होती है। V इक्वल्स टू IR जो है, उससे भी हम पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं ना, लिखते हैं V इज़ इक्वल टू IR। लेकिन हमारे पास डिफाइनिंग इक्वेशन क्या होती है? ये वाली है। हम ए लेवल में यहाँ से ये चीज़ भी प्रूव कर देते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज मल्टी P इक्वल टू, ये तो हमारे पास वैसे ही गलत है। ये क्या होता है? ये पावर होती है, P इक्वल्स टू VI फॉर्मूला होता है बेटा वो तो। P इक्वल्स टू VI होता है। दूसरा एनर्जी ओवर टाइम, एनर्जी ओवर टाइम क्या होता है? पावर होती है वो भी, एनर्जी ओवर टाइम। तो दोनों में जो लेफ्ट साइड पे ये पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, ये हमारे पास एनर्जी है। ये सही मोहम्मद अब्दुल्ला। पोटेंशियल वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये दिस इज करेक्ट। और हमारे पास डी में लिखा है करंट ओवर रेजिस्टेंस, करंट ओवर रेजिस्टेंस में V इज इक्वल IR होता है ये। तो आंसर हो गया C फॉर कैम्ब्रिज। 29th क्वेश्चन के अंदर द डायग्राम शोज 5, हाँ, जो एक्स्ट्रा प्लेट करके इमेज लोकेट करते हैं दैट इज ऑलवेज वर्चुअल। रियल इमेज डायरेक्टली इन रेज़ से, जो इंसिडेंट रेज़ होती हैं, जब वो रिफ्रैक्ट करके जब उसी से इमेज बन जाता है। और ये एक्सट्रापोलेट करके जो भी इमेज हमेशा लोकेट करोगे उसको हम कहेंगे वर्चुअल है, व्हिच कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन। हुमायमा कह रही हैं इसका आंसर ये है, बड़ी जल्दी हुमायमा ने बताया, लेट मी चेक। द डायग्राम शोज़ 5 इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, ऑल द रेजिस्टर्स आर आइडेंटिकल, ओके, व्हिच हैज़ इक्वल रेजिस्टेंस। अच्छा, अब बेटे मैंने आपको क्लास में पढ़ाया होगा कि आइडेंटिकल रेजिस्टेंस इन पैरेलल हो ना, आइडेंटिकल n resistors, each of resistance are connected in, अगर वो सीरीज में कनेक्ट, अगर वो सीरीज में कनेक्ट होंगे ना, तो बेटे उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है तो होता है NR।
एन से मल्टीप्लाई R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है ना सीरीज के अंदर, तो एन से मल्टीप्लाई कर दो, जितने भी रजिस्टर वहां से आ जाएगा। और अगर वो पैरेलल में हो तो बेटे फिर होता है फॉर्मूला R/N एन क्या नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, आर क्या रेजिस्टेंस ऑफ सिंगल रेजिस्टेंस। दो से ज्यादा रेजिस्टेंस पैरेलल में सिलेबस में ही नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। ग्रेट उमाइमा। बेटे इसके अंदर हमारे पास क्या हो गया, दो रजिस्टर पैरेलल में लगे हो ना, ये देखो पैरेलल में लगे हैं, क्योंकि करंट करंट डिवाइड हो रहा है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा R/2। ये भी दोनों हमारे पास क्या लगे हैं, दे आर ऑल्सो कनेक्टेड इन पैरेलल, ये भी क्या हो जाएगा आंसर R/2। यहाँ पे भी दोनों हमारे पास क्या लगे हैं, पैरेलल में लगे हैं, डिवाइड हो रहा है, यहाँ से भी आंसर आ गया R/2। ये दोनों को सीरीज में लगे हैं क्योंकि एक ही पाथ मिल रहा है करंट को पास करने की, तो ये हो जाएगा 2R। यहाँ पे हमारे पास क्या, ये करंट डिवाइड हो गया, एक यहाँ पे जहाँ जहाँ डिवाइड हो जो पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो R/2 हो गया सारों का, ठीक है। तो हमारे पास विच सर्किट हैज इक्वल रेजिस्टेंस 1 2 3 एंड 5, 1 2 3 5, आंसर हो गया A फॉर अल्फा। ये स्टार गेट क्वेश्चन ही था, इन दिस सेंस जितना टाइम लगना था इस पे। थर्ड में 30th क्वेश्चन, व्हिच इलेक्ट्रिकल अप्लायंस यूजेस द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। टेलीफोन में तो मोबाइल फोन में कौन सा हीटिंग इफेक्ट है, हीटर थोड़ी है वो। हमारे पास अब फैन के अंदर बेटे, फैन के तो मोटर लगी होती है, उसका काम ये होता है कि हमारे पास मोटर होती है, तो मोटर में तो हमारे पास क्या करनी, प्रोड्यूस करनी होती है काइनेटिक एनर्जी, तो ये हीटर नहीं है ये। हेयर ड्रायर में, हाँ हेयर ड्रायर में हमारे पास टू प्रोड्यूस वार्म एयर, ठीक है, टू प्रोड्यूस वार्म एयर। लॉन मूवर में तो सिंपल हमने मोटर लगी होती है, तो काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करनी होती है इसमें तो, ठीक है। तो नेक्स्ट में हमारे पास आ गए, इसमें मोटर लगी थी। 31 question, how many kilowatt hour of energy is used by a 1000 watt heater converted to a to 30 volt supply for 30 minutes। बेटे किलोवाट आवर यूनिट होता है, इलेक्ट्रिकल यूनिट होता है हमारे पास एनर्जी का, कमर्शियल यूनिट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। ई इज इक्वल टू पीटी कह लो, पावर मल्टीप्लाई टाइम। अब पावर दे दी गई बेटे मेरे पास कितनी है, 1000 वाट, 1000 मैं वाट भी लिख रहा हूँ, ठीक है। टाइम कितना, 30 मिनट्स। 30 मिनट्स है, तो मिनट्स को मैंने मिनट्स को मैं चेंज कर दूं आवर्स के अंदर, क्योंकि किलोवाट आवर उसने कहा हुआ है। तो 60 से मैंने डिवाइड कर दिया, ये मेरे पास क्या हो गया, आवर्स में चेंज हो गया। अब ये 1000 वाट क्या हो गया, 1 किलो वाट हो गया, और ये कितना हो गया हमारे पास, 0.5 आवर हो गया, ठीक है। तो दिस फर्दर बी इक्वल टू, तो बेटे ये फर्दर हमारे पास हो गया, दिस इज 0.5 किलो वाट आवर। सो दिस इज बिस्मिल्लाह। 32nd क्वेश्चन में, which safety precaution must be taken when wiring an electrical kettle that has a stainless steel outer casing। ठीक है, उसको अर्थ करना जरूरी होगा, ठीक है। वोल्टेज जरूर में दिया था इब्राहिम, यूज भी नहीं होना, ठीक है। अगर मेटल की केसिंग है, स्टेनलेस स्टील मेटल की केसिंग है, तो उसको अर्थ करना जरूरी है, नीड्स टू बी अर्थेड, इट मस्ट बी अर्थेड, बिल्कुल ठीक है। एंड हैव अ फ्यूज इन द लाइव वायर, फ्यूज हमेशा होता ही लाइव वायर में, बिल्कुल ठीक लिखा हुआ यही। इट मस्ट बी अर्थेड एंड फ्यूज इन द न्यूट्रल, फ्यूज न्यूट्रल में नहीं होता, होता ही लाइव में है। इट नीड्स अ फ्यूज इन द लाइव वायर, बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। बट डज नॉट नीड टू बी अर्थ, अगर ये अर्थ नहीं किया तो डेफिनेटली फिर फ्यूज कैसे ब्लो करेगा, ठीक है। इट नीड्स इट नीड्स अ फ्यूज इन द न्यूट्रल, फ्यूज न्यूट्रल वायर में होता ही नहीं है, ठीक है, ये भी गलत है। तो आंसर इज ए फॉर अल्लाह हो गया। 33rd क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अर्थ वायर इन अ प्लग कनेक्टेड टू एन अप्लायंस। अर्थ वायर क्या करता है, हमारे पास जितना एक्सेस करंट आ रहा होता है उसको अर्थ में कर जाता है, ताकि इलेक्ट्रिक शॉक से बचा जा सके। इट टू कंप्लीट द सर्किट सो दैट द अप्लायंस वर्क्स, नहीं बेटे वो फिर लाइव और न्यूट्रल वायर यूज होती हैं,
ठीक है? इसमें तो हमारे पास अप्लायंस को अगर यूज़ करना है, तो लाइव वायर से करंट जो होता है लाइव टू अप्लायंस में करंट जाएगा। अप्लायंस से होके न्यूट्रल वायर से बैक टू द इसमें लाइव और न्यूट्रल वायर 2 वायर्स यूज़ हो रही होती हैं। एक लाइव होगी इसमें और एक न्यूट्रल होगी इसके अंदर, तो बाकी तो इसमें है ही नहीं। अर्थ वायर से चक्कर ही कोई नहीं होता इसमें, ठीक है? टू कंडक्ट थर्मल एनर्जी का तो काम ही कोई नहीं, इसमें कौन सी हीट एनर्जी को हमने करंट को लेके जाना होता है। ओके। टू प्रिवेंट अ पर्सन गेटिंग अ शॉक, यस दिस इज़ टू प्रिवेंट एन अप्लायंस फ्रॉम अ करंट दैट इज़ टू लार्ज के लिए बेटे हम क्या यूज़ कर रहे होते हैं, फ्यूज़ को यूज़ करेंगे। अब जिस पर्सन का हमारे पास कॉन्टैक्ट होता है लाइव वायर को, वो उसको इलेक्ट्रिक शॉक ना पड़े, हम इसको अर्थ कर देते हैं, तो हमारे पास पर्सन अगर टच भी कर देगा उसको नहीं है। अर्थ वायर का मतलब है कि बेटे एक वायर डायरेक्टली ज़मीन के साथ लगा दी जाती है। अर्थ इज़ अ बिग सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इफ यू गिव सम इलेक्ट्रॉन या टेक सम इलेक्ट्रॉन, इट्स ओवरऑल पोटेंशियल डज़ नॉट चेंज, ठीक है? सर आपने बताया था एक दफ़ा का। सर आपने बताया था एक दफ़ा कि अगर वायर अर्थ के साथ कनेक्ट हो तो उसको कोई बंदा टच कर ले, वो अल्लाह को हाँ, मैंने ये बताया था, हमारे पास अगर वायर अर्थ की है, अगर मेटल केसिंग को अर्थ किया होता ना, और मेटल केसिंग लाइव होगी और पीछे फ्यूज़ नहीं लगा हुआ, ठीक है? तो अगर पर्सन अर्थ वायर को टच कर देगा तो करंट उस अर्थ में से होके जाना, उस वायर में से होके जाना, तो बंदा टच करेगा तो बंदे को भी करंट पड़ेगा, उसमें तो वाक़ई लगेगा, बिल्कुल ठीक है। लेकिन पर्पज़ ऑफ अर्थ वायर इन अ प्लग कनेक्टेड टू एन अप्लायंस, वो प्लग को अर्थ किया हुआ है बेटे जी, ठीक है? ओके। 33rd का आंसर बेटे हो गया सी फॉर कैमरे। 34th क्वेश्चन में आ गया हमारे पास, द डायग्राम शोज अ वायर कनेक्टेड टू अ मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा मैग्नेटिक फील्ड बेटे ये एरोज दिए हुए हैं ना, इसका मतलब है हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट साइड पे कौन सी हमारे पास हो गया नॉर्थ पोल हो गया, और राइट साइड पे कौन सा पोल होगा साउथ होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ होती हैं। तो ईच फील्ड लाइन रिप्रेजेंट द फोर्स ऑन द नॉर्थ पोल। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यूज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है? दिस इज use Fleming's left hand rule। जो मैंने एफ बी ऐसे बताया था, एफ थंब, बी मैग्नेटिक फील्ड, फर्स्ट फिंगर आई करंट है। तो हमारे पास आपकी जो सेकंड फर्स्ट फिंगर इट शुड बी पॉइंटिंग टुवर्ड दिस साइड, लेफ्ट हैंड की, ठीक है? और हमारे पास अ, आपकी सेकंड फिंगर जो इस डायरेक्शन में जानी चाहिए, सेकंड फिंगर इस डायरेक्शन में देखोगे, आपका थंब शुड बी पॉइंटिंग टुवर्ड द स्क्रीन एट व्हिच यू आर वाचिंग, ठीक है? उस स्क्रीन की तरफ आ रहा है जिस पे आप व्यू कर रहे हो। ठीक है? तो इनटू द प्लेन ऑफ स्क्रीन यानी इनटू द प्लेन ऑफ पेज हियर, स्क्रीन की जगह पेज है, तो इनटू द पेज या इनटू द प्लेन ऑफ पेज हो गया। 35 क्वेश्चन द डायग्राम शोज अ सिंपल डीसी मोटर, व्हाट इज द पार्ट लेबल्ड क्यू? दिस इज स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर्स होती मोटर में ये। कॉइल तो सारों में होती है। स्लिप रिंग किस में होता है? स्लिप रिंग होता है बेटा जनरेटर में, और कौन सा जनरेटर हमारे सिलेबस में है? एसी, ये होती है जनरेटर, ठीक है? 36 क्वेश्चन में काफ़ी ब लंबा क्वेश्चन है, इसका मतलब है ये हमारे पास टाइम वेस्टिंग वाला क्वेश्चन होता है। डायग्राम शोज़ अ ट्रांसफार्मर, दिस इज़ प्राइमरी कॉइल, दिस इज़ सेकेंडरी कॉइल, इसका मतलब दिस इज़ स्टेप अप सॉरी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, नंबर ऑफ टर्न्स ऑन सेकेंडरी साइड कम है। हमारे पास दिस स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स ऑन सेकेंडरी साइड दे आर लेसर देन नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द प्राइमरी साइड। इससे फ़र्क क्या पड़ेगा? इससे फ़र्क ये पड़ेगा कि सेकेंडरी वोल्टेज क्या होगा, कम हो जाएगा प्राइमरी वोल्टेज से, लेकिन सेकेंडरी करंट जो होगा वो इंक्रीज़ कर देगा प्राइमरी करंट से। अच्छा, अब लिखते हैं, और ये सिर्फ इट ओनली वर्क्स ऑन एसी। A student writes four statements about how the transformer works and alternating voltage applied across the primary coil induces an अनचेंजिंग वोल्टेज अक्रॉस। ये बिल्कुल ये चीज़ ठीक लिखी है और ये चीज़ बिल्कुल गलत कर दी है। क्यों?
इसमें अगर हम एसी देते हैं तो आउटपुट में भी एसी आ रहा होता है। ये कह रहा है अनचेंजिंग वोल्टेज का मतलब डीसी आ रहा है, डीसी तो आता ही नहीं बेटे, ठीक है? बिल्कुल झूठ बोल रहा है ये। एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज अक्रॉस द प्राइमरी कॉइल प्रोड्यूसिंग अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इन द आयरन कोर, ये ठीक है, ठीक है? अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इन द आयरन कोर इंड्यूसेस एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल, ये भी बिल्कुल ठीक है। एन अनचेंजिंग वोल्टेज अक्रॉस द प्राइमरी कॉइल, अनचेंजिंग तो है ही नहीं, उसमें तो होता ही चेंजिंग है। कॉइल प्रोड्यूसेस अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, अगर अनचेंज हो रहा है, चेंजिंग कैसे हो रही है, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब है हमारे पास दिस स्टेटमेंट एक्सप्लेन द ट्रांसफार्मर वर्क्स, दिस इज 1 2 एंड 3, दिस इज सी फॉर कैम्ब्रिज। 37 क्वेश्चन, व्हिच पार्टिकल हैज द स्मॉलेस्ट मास, इलेक्ट्रॉन। हैवीएस्ट कौन सा होगा, अल्फा पार्टिकल, ठीक हो गया। आंसर इज 37 बिस्मिल्लाह हो गया। 38th question, which two items are isotopes of same element, of same element? Isotope का मतलब होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या होने चाहिए, सेम, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होने चाहिए, डिफरेंट, ठीक है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, बेटे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दे शुड बी सेम एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन शुड बी डिफरेंट, या अच्छा, हमारे पास प्रोटॉन तो देखो पहले सेम किस में आ रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम, ये बस इसमें आ रहे हैं, तो ये आंसर यही है। ये आ गया ना, और ये आ गया, तो आंसर है 2 एंड 4, आंसर इज सी फॉर कैम्ब्रिज, ठीक हो गया। हाँ जी, नहीं नहीं, ये बेटे है तो सही था, ये 36 क्वेश्चन पीछे भी आया था ना एक। 39 क्वेश्चन में, फोर टाइप्स ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशंस आर लिस्टेड, अल्फा पार्टिकल, बीटा, गामा एंड एक्स-रेज, which type of radiation are can be emitted from the unstable nuclei of the radioactive material? अल्फा निकलता है बेटे, गामा निकलता है, और बीटा निकलता है। एक्स रेज़ तो हम प्रोड्यूस करते हैं एक और प्रोसेस के थ्रू, ठीक है? तो हमारे पास रेडियो एक्टिव मटेरियल में से रेडिएशन निकलती हैं, दिस इज अल्फा, बीटा एंड गामा, आंसर इज ए फॉर ठीक हो गया। हमने एक्स रेज़ प्रोड्यूस करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मेडिकल फिज़िक्स पढ़ो, अगर 11 में फिज़िक्स रखी तो उसमें देखेंगे फिर ये किस तरह के प्रोड्यूस होती हैं एक्स रेज़, क्यों और किस काम के लिए यूज़ होती हैं। 40th में, व्हाट इज़ द न्यूक्लियर रिएक्शन दैट पावर द सन, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, सन में हाइड्रोजन अबंडेंटली अवेलेबल है, तो हमारे पास हीलियम, हाँ जी, वहाँ पे ये रिएक्शन ईज़िली होता जा रहा है, ड्यू टू हाई टेम्परेचर पे होता है, ठीक है? अच्छा बेटे, अब ये क्वेश्चन इसमें ना हमारे पास अगर देखा जाए तो कोई बहुत मुश्किल पेपर नहीं था, इट वाज़ प्रीटी ईज़ी पेपर, ठीक है? और इसमें मैंने शायद लगाया, हाँ, इसमें 31 पे ही था, ठीक है? 31 डिवाइडेड बाय 40, इसमें इसका ओवरऑल परसेंटाइल इस पे हाई होगी 77.5 के ऊपर, 31 मीन्स 77.8, आपके सामने किया बेटे, 77.5% पे, ठीक है? हाँ, ए स्टार के लिए बेटे इसमें, हाँ, इसमें 34, 35 से 34 से ऊपर एटलीस्ट जाना चाहिए था ए स्टार के लिए, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे हो तो एक्सप्लेन करते हैं। ये बेटे हमारे पास हमारे पास न्यूटन थर्ड लॉ कहता है फोर्स हमेशा पेयर फॉर्मेट में लगती है, यानी 2 ऑब्जेक्ट्स पे लगती है, ठीक है? बेटे हमारे पास जो है, इफ दिस इज अर्थ, ये अर्थ है, और मून हमारे पास ये रिवॉल्व कर रहा है इसके इर्द-गिर्द, ठीक है? एंड दैट दिस इज मून, ठीक है? अब जो हमारे पास द फोर्स ऑन मून ड्यू टू अर्थ, एक फोर्स मून पे लगी ड्यू टू अर्थ, तो न्यूटन ये पहली होगी, ये हमारे पास कौन-सी होगी, पी फोर्स उसने कहा हुआ जो। दूसरी फोर्स क्या होगी, तो एक ऑब्जेक्ट अर्थ है, दूसरी ऑब्जेक्ट क्या है, मून है।
तो अर्थ मून पे जितनी फ़ोर्स अप्लाई कर रहा है, मून भी अर्थ पे उतनी ही फ़ोर्स अप्लाई करेगा बट इन ऑपोज़िट डायरेक्शन, जो उसने आर में शो की हुई है। तो पी जो होगा इज़ इक्वल टू आर होगा बट इन ऑपोज़िट डायरेक्शन। ठीक हो गया? नॉर्मली बेटे हमारे पास अप्रॉक्सिमेटली इतना ही होता है। 29 पे भी आया, 30 पे भी आया, 32 पे भी आया हुआ, तो ये हो गया। अच्छा, ये कंप्लीट हो गया और इसमें हम अच्छा बेटे मैंने ना अब ये मैंने आपको लिंक भेजा, मैं उसको ज़ैनोमैटिक्स को कहूँगा अपडेट कर दें, क्योंकि उसके अंदर बाकी चीज़ें भी मैं क्या आप लोग देखते जाओ ना, क्योंकि आपको पूरा ही लिंक देता हूँ मैं। पास्ट पेपर्स 26, पेपर 1, ये सारे 25, 25, 24 का था, इससे मैंने प्लेस कर दिया। ठीक हो गया? अच्छा, अब बेटे हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। अब आप 9 के करीब पेपर्स आपके 1 हो चुके हैं बेटे, ठीक है? हाँ जी बेटे, अरूज इंक्रीज़ भी 32 33 पे भी 32 यानी कि सेफ स्कोर होता है, लेकिन ए स्टार के लिए बेटे कोशिश यही करनी है कि हमारे इसमें 33 34 से ऊपर जाना चाहिए हमारा स्कोर, ए स्टार के लिए, ठीक है? अच्छा, अब ये हो गया, तो ये अगर हो गया तो इसको आई शुड मूव पेपर कहाँ से निकालना है? ये लेवल मैंने काफ़ी आराम से बेटे आज करवाया है, लेकिन अब जैसे कहा जाए कि अब पेपर 2 पे थोड़ा मैंने फ़ोकस करना है एक्सप्रेशन पे, ठीक है? अ, कोई कन्फ्यूजन नहीं हो रही बेटे, इसमें सारे सालों के पेपर्स पड़े हुए हैं। अगर क्लिक करते हैं इसमें सारे साल पेपर 1 भी है, पेपर 2 के, पेपर 4 के भी हैं। आपके सारे सिलेबस भी शायद इसमें मैंने दिया हुआ है। वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम नवंबर 1 टू 1 वेरिएंट मैंने कहा था। ठीक है, ओके, स्टार्ट करें। बेटे ये देखिएगा आपको जो लिंक दिया है मैंने, मैं आपको यह लिंक और अपडेट कर दूँगा इसको। मैं आपको ये लिंक दे दूँगा। बेटा इसमें क्या लिखा है, बुकलेट्स भी सारी हैं, हाइब्रिड क्लास लेक्चर नोट्स भी हैं, पास्ट पेपर 26, सिलेबस 26 से 28 तक, ये वाला लिंक दूँगा, ठीक है? अभी आपको लिंक पास्ट पेपर 26 का मैंने अभी दिया, ठीक है? हाँ जी, बिल्कुल बेटे होगी, ठीक है? अब पेपर 1 लास्ट डे प्रिपरेशन नोट, पेपर 2 थ्योरी, पेपर 4 एटीपी, ठीक है? और पास्ट पेपर 26 इसको मुझे डिलीट कर देना चाहिए फिर, इसको मैं करता हूँ, ठीक है? ये यानी आपने इस पेपर 1 में जाना है बेटे, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 के सारे पेपर 1 पड़े हुए हैं, सारे के सारे। ठीक है? सारे के सारे। अभी भी जो पेपर आपने किए मैंने इसमें आ गया हुआ। अभी भी जो पेपर किया इसमें आ गया हुआ। ठीक है? मैंने इसमें रखा है। ताकि अगर कोई बच्चा पुराने पेपर कर रहा है, कोई बच्चा आपने कहा था हम पुराने पेपर भी कर लें, तो मैंने कहा ये सॉल्यूशन उसके भी प्रोवाइड कर दिए गए हैं, ताकि आप उनको देख सकें। ठीक है? व्हाट विल वी बी स्टार्टिंग बेटे, थोड़ा-सा और मुझे लगता है 5-6 पेपर इसके हो जाए ना, फिर एक्सप्रेशन आपका ठीक बिल्डअप हो, तो फिर उसमें प्लानिंग का क्वेश्चन होता है, तो उसमें फिर हम एटीपी पे आ जाएँगे। ठीक है? वी शैल डू एवरीथिंग इंशाअल्लाह, अल्लाह ख़ैर रखे, ठीक है? नो वरीज़ एट ऑल। ठीक है? ओके, अब लेट्स स्टार्ट नाउ। अच्छा, मैंने अब ये समझ आ गई आप लोगों को बेटे, जब पेपर 1 के अंदर कोई क्वेश्चन अगर मुश्किल लग रहा होगा, उतनी देर में नहीं हो रहा होगा या पढ़ने में ज़्यादा टाइम लग रहा होगा, बड़ा क्वेश्चन दे दिया हुआ है, जस्ट लीव दैट क्वेश्चन बिकॉज़ दैट क्वेश्चन इज़ ऑफ 1 मार्क, और उसके आगे एक और अच्छा आसान सवाल होगा, जो भी 1 नंबर का होगा, हम उस क्वेश्चन को प्रेफ़र करेंगे, और हम जो ही पेपर अटेम्प्ट करें, क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, साथ ही हम अपने ग्रेड के ऊपर उसको मार्क कर देंगे। साथ ही मार्क करेंगे, ठीक है? तो हम इस चीज़ को कंटिन्यू रखेंगे, और एंड के अंदर फिर हम दोबारा सेकंड लूप के अंदर वो जो मुश्किल क्वेश्चन जो हमने छोड़े होंगे उनको हम करेंगे, इस तरह। आपको पूरे टाइम पे इंशाल्लाह पेपर इस तरह कवर हो जाएगा।
लेकिन अगर बहुत ज़्यादा टाइम आपने एक क्वेश्चन पे लगा दिया तो हमारे पास वो बेटे ज़्यादा होगा। सेम इज़ ट्रू फॉर दिस P2 बिल्कुल, हाँ जी। सर आई प्लान टू रिवाइज़ द सिलेबस अलोंग विद द ईयरली प्रैक्टिस, इज़ इट गुड शुड आई ओनली फोकस ऑन ईयरली ईयरली टॉपिकल नहीं, ईयरली बेटे। A car is at rest on a straight horizontal road, ठीक है? रेस्ट में है, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? कोई चीज़ रेस्ट पे हो तो इनिशियल वेलोसिटी बेटे उसकी क्या होती है? 0 होती है। अब पेपर में भी इस तरह लिख सकते हो बेटे, आप चाहे लिखो इसको। एट t इज़ इक्वल टू 0 द कार बिगिन टू एक्सेलरेट, फिगर 1.1, क्योंकि कोई चीज़ रेस्ट से मूव उस वक़्त करती है जब उस पे कि अनबैलेंस या रिजल्टेंट फोर्स लगती है, अदरवाइज़ चीज़ मूव ही नहीं कर सकती। शोज़ द मोमेंटम ऑफ द कार वेरीज़ विद टाइम। वर्टिकल एक्सिस में मोमेंटम आ गया बेटे ये वाला। दिस इज़ 0 से चलता जा रहा है। इसका मतलब मोमेंटम का मैथ तो कांस्टेंट वेलोसिटी ही आ रही होगी। देखो वेलोसिटी इंक्रीज़ करती जा रही है, एक्सेलरेट करता जा रहा है, इसमें रिजल्टेंट फोर्स लग रही है। और यहाँ पे जाके इसका मतलब है यूनिफ़ॉर्म वेलोसिटी से मूव करना चाहिए, मोमेंटम चेंज ही नहीं हो रहा। मोमेंटम चेंज ही ना हो रहा, इसका मतलब चीज़ क्या है? उस टाइम रिजल्टेंट फोर्स नहीं लग रही तो एक्सेलरेशन नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे टर्मिनल वेलोसिटी आई होगी। यूज़ फिगर 1 to determine the resultant force acting on the car during first 1.5 second of its motion. First 1.5 second is here, ये बेटा 1.5 सेकंड आ रही है। तो इसका मतलब है हमारे पास क्या लेना है, हम इस ग्राफ का ग्रेडियंट लेंगे, क्योंकि हमारे पास फोर्स क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। अब हमारे पास क्या लिखा हुआ है? यूज डिटरमिन है। डिटरमिन के अंदर क्या होना होता है? हमने जब भी डिटरमिन का वर्ड आ गया, वी हैव टू गेट सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ग्राफ या टेबल को गिवन होगा, ठीक है? नहीं तो कैलकुलेट गिवन होता। अच्छा, अब इसके अंदर से 3 मार्क क्वेश्चन, 1 मार्क गोज़ डायरेक्टली टू द रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम। मैंने फ़ॉर्मूला नहीं कहा, क्योंकि कैलकुलेट होता तो मैं वर्ड फ़ॉर्मूला कहता, फ़ॉर्मूले का एक नंबर है। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ अपने रिलेशनशिप लिखना है, अप्रॉक्सिमेटली चीज़ वही बनती है, F इक्वल्स टू डेल्टा P ओवर डेल्टा T। और ये रिलेशनशिप कोई बच्चा ये नहीं लिखता, वो सिंपल ये लिख देते हो अगर आप लोग, और फोर्स किसके बराबर है? दिस इज़ ग्रेडियंट ऑफ ग्राफ, तो बिल्कुल ठीक है बेटे, ग्रेडियंट ऑफ ग्राफ। तो आपने स्पेसिफाई कर दिए कैसे होना है, ठीक है? अब सेकंड मार्क किसका होगा? आपने ग्रेडियंट शो किया हो या मोमेंटम की वैल्यू शो की हो आपने। तो एफ इज इक्वल टू ग्रेडियंट अगर लेते हैं बेटा, एक वैल्यू मेरे पास आ रही है, व्हाट्स वैल्यू आई एम हैविंग हियर? दिस इज 15,000 हियर, 16, 17, 18, तो वैल्यू व्हिच इज वी आर हैविंग दिस 18 है, 18,000, ठीक है? सो दिस इज 18,000 ओवर टाइम कितना है? 1.5 सेकंड मार्क हो गया। थर्ड मार्क किसका होगा? हमने फाइनल आंसर लिखना है, तो आंसर कह रहे हैं 12,000 न्यूटन, आंसर हो गया 12,000 न्यूटन। तीसरा मार्क क्या होगा? एक्यूरेसी का होता है इसका, ठीक है? तो वी कैन राइट 12,000 लिखते हो वो भी ठीक है बेटे। अगर कोई बच्चा लिख देता है हमारे पास 1.2 टाइम्स 10 टू रेज़ पावर 4, वो भी बिल्कुल ठीक है, कोई गलती नहीं है इसमें। अगर मैं 1.20 टाइम्स 10 टू रेज़ पावर 4 लिख दूँ, तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन दोनों आपके ओ लेवल में जिस तरह भी लिख सकते हो, कोई मार्क डिडक्ट नहीं होता। ओ लेवल में यानी यहाँ पे हर चीज़ राउंड ऑफ की होती है, राउंड ऑफ की होती है 2 सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर। लेकिन यू कैन राइट दिस वन इवन, ठीक हो गया? सर फिज़िक्स में फ़ॉर्मूला लिखना होता है, वी कैन डायरेक्टली प्ले नहीं, वी मस्ट हैव टू राइट फ़ॉर्मूला। अगर कैलकुलेट होगा तो फ़ॉर्मूले का नंबर है, डिटरमिन होगा तो मेथड का नंबर जानना है, कैसे जो आपने डिटरमिन करना है, जिस तरह मैंने ये लिख दिया, ठीक है? फर्स्ट वाली बात ये तो बेटा डेल्टा पी है ना, क्या है? फोर्स की डेफिनेट चेंज ऑफ मोमेंटम, वाई एक्सिस में क्या मोमेंटम लिया है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में क्या टाइम है, तो वही चीज़ डेल्टा पी और डेल्टा टी। डायरेक्ट ये कर देते वो भी ठीक था, या इसके साथ चेंज ऑफ ग्रेडियंट ऑफ ग्राफ लिख दो, बिल्कुल ठीक है बेटे। फोर्स की डेफिनेशन क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज बेसिकली फोर्स होती है ना, वो चीज़ लिखी बेटे, ठीक हो गया? नेक्स्ट में, द कार हैज अ मास m व्हेन द मोमेंटम ऑफ द कार इज p, काइनेटिक एनर्जी के शो दैट। 2 मार्क क्वेश्चन। अब वी नो वन थिंग कि बेटे मोमेंटम का फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ हमने? सिंस मोमेंटम हमारे पास पड़ा हुआ है, दिस इज p इज इक्वल टू एम वी होता है। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है? ई के इक्वल्स टू हाफ एम
हाफ एम वी स्क्वायर। अच्छा, अब गौर से देखो ज़रा, बेटा इसमें किससे क्या चीज़ आ रही है जो इन दोनों में है लेकिन ऊपर वाली में नहीं है? पी है, पी भी है, एम है, एम भी है, वी नहीं आ रहा यहाँ पे। यहाँ पे ईके है, ईके है, मैथ्स है, मैथ्स भी है, टू भी है, वी नहीं है। इसका मतलब मैं यहाँ से वी की वैल्यू को सब्जेक्ट बना के इसमें पुट कर दूँगा, ठीक है? तो हमारे पास यहाँ से हम क्या करते हो, वी को सब्जेक्ट बना दोगे, वी को सब्जेक्ट बनाते हो तो क्या होगा, पी ओवर एम हो जाएगा। जब शो दैट के साथ क्वेश्चन कहा होता है उसमें बेटे हर चीज़ आपको यानी कि उसने आपने स्पेसिफाई करनी होती है ताकि आंसर तो ऑलरेडी गिवन होता है उसमें। शो दैट का आंसर तो पता है आपको कि ये आंसर लाना है हमने। हाउ वी आर एबल टू कम टू दिस रिजल्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट, यानी कि आपने पूरा उसको थोड़ा-सा मेंशन करना है। ठीक है? तो हमारे पास पुट 1 इंटू 2, तो ई के इज़ एज़ सच बेटे हाफ एम, वी की जगह पुट वी कैन पुट पी ओवर एम का स्क्वायर हो गया। तो ई के एज़ सच हो गया बेटे, ये हो गया m/2 पी स्क्वायर ओवर एम स्क्वायर, व्हिच फर्दर बिकम्स ई के किसके बराबर हो गया, पी स्क्वायर ओवर 2m। क्यों हो गया? m m से कैंसल आउट हो रहा है। ये m इसके स्क्वायर टर्म से कैंसल हो गया। ये एक तरीका था। बात बच्चों को अगर ये डिफिकल्ट लगता है तो डायरेक्ट ही बेटे कर दिया करते हैं ये भी, वो भी ठीक होगा। अब ये गिवन है ना ये वाली चीज़, वो बच्चा क्या करता है डायरेक्ट अगर आप पुट कर देते तो p किसके बराबर है? mv के बराबर होता है तो mv लिख दिया। नीचे क्या है? एज़ सच सारी इक्वेशन एज़ सच है। 2m इज़ इक्वल टू e के। तो इसको फर्दर ओपन करते हो तो m स्क्वायर v स्क्वायर ओवर 2m हो गया इज़ इक्वल टू ई के। अब इसमें मैथ्स जो है वो तो कैंसल आउट हो गया। तो फ़ॉर्मूला क्या हो गया? एम वी स्क्वायर ओवर 2 इज़ इक्वल टू ई के। इस तरह कर देते हो तो इस पे भी मार्क्स देगा आपको। इस तरह भी आपको मार्क दे दिया करता हो। ठीक हो गया? तो हाफ एम वी स्क्वायर आ गई। तो इस पे भी लेकिन हमारे पास ये आपने इनडायरेक्ट अप्रोच यूज़ की है ये वाली डेरिवेशन, ये हमारे पास ज़्यादा बेहतर होता है। गो फॉर दिस वन। ठीक है? ये ज़्यादा बेहतर है क्योंकि शो हमने ये रिलेशनशिप कौन बिल्कुल शो हो रहा है। यहाँ तो हमने सिंपली पी की जगह एम वी लिख के हमने उसको क्वेश्चन को कर दिया और हमारे पास हमने कह दिया ये इसके बराबर आ गया। ठीक है? बट ओ लेवल में दोनों को ठीक करेगा वो, दोनों को ठीक करता है। नेक्स्ट क्लास में अगर मैं इस वाले मेथड से करूँगा, रेड वाले, तो मार्क नहीं देगा। ओ लेवल में देगा। सही मेथड कौन-सा है जो मैंने राइट साइड पे किया वो बड़ा सही है वाला, ये वाला। ठीक है? हमारे पास हमने सिर्फ़ और सिर्फ़ इस फ़ॉर्मूले में देखा करते हैं क्या चीज़ एलिमिनेट हुई है। उस चीज़ को सब्जेक्ट ना हो एक इक्वेशन में और दूसरे में पुट कर दो, बस ये किया हाजरा। 1 मिनट। ठीक है, ठीक है। अच्छा बेटा हमारे पास ये पूछा हुआ है इवन सर इब्राहिम शाहिद ने कि सर P1 में लूप 2 के लिए कितना टाइम चाहिए होता है? बेटे लूप 1 के लिए होता है 42-44 मिनट्स बाद, लूप 1 ठीक है? लूप 2 के लिए होता है अप टू 55 मिनट्स, 42 से 55 तक। और आखिरी 5 मिनट में आपने जैसे गो थ्रू करना होता है कि मार्किंग कोई रह तो नहीं गई आपके उसके ऊपर ग्रिड के ऊपर, ये होता है बेटे, ठीक है? और इतनी देर में हो भी जाता है, क्योंकि वहाँ कंसंट्रेशन से कर रहे होते हैं ना। तो यहाँ तो हम करवाते हैं आपको एक-एक चीज़ वो फ़ोकस कर रहे होते हैं, तो इसलिए बेसिकली टाइम लगता है अदरवाइज़ वो हो जाता है इतनी देर के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट पे आगे बेटे, यूज़ फिगर 1.1 टू डिटरमाइन द मोमेंटम ऑफ द कार। अच्छा एट 6 सेकंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार इज़ दिस वन, 6.0 सेकंड, 6.0 सेकंड इट मीन्स
Kinetic energy of car is this provided to us. Use figure 1.1 to determine the momentum of car at 6.0 second, 6.0 second ये वाले आ रहा है हमारे पास, and use the equation in B1 यानी ये वाली to determine the mass. Okay. अब इसकी वैल्यू के ऊपर हमारे पास जो देखते हो at 6 second is here. यार ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, ये वाली इक्वेशन यूज करो बेटे। उसने पर्टिकुलरली आपको कह दिया इस इक्वेशन को यूज करके आप मैथ्स की वैल्यू निकालो। तो अगर उसने कह दिया इस इक्वेशन को यूज करना है, काइनेटिक एनर्जी उसने मुझे दे दी हुई है, तो हमारे पास मैथ्स को क्या मैं लिख सकता हूँ, हमारे पास दिस फर्दर बी इक्वल टू मैथ्स किसके बराबर हो जाएगा, दिस इज पी स्क्वायर ओवर ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब पी का स्क्वायर बेटे कितना आ रहा है हमारे पास यहाँ पे, इस वैल्यू को अगर गौर से देखते हो, दिस इज 39,000 आ रहा है, 39,000, 39,000 वैल्यू है, 39,000 square over twice of kinetic energy, and kinetic energy is 5.4 times 10 to raise per 5, ठीक है, और ये फर्दर दिस इज इक्वल टू mass। अच्छा उसने मोमेंटम की वैल्यू मांगी हुई थी, 39,000 आ रही थी बेटे, मैं देखिए इसको, अब वैल्यू अगर पुट करते हो, दिस इज 39,000 स्क्वायर, 1000 स्क्वायर divided by 2 divided by 5.4 times 10 to raise per 5, तो आंसर हो गया 1408 ठीक है, सो दिस इज 1408, ठीक है, 0.3, तो व्हाट शुड आई राइट, दिस इज 1.41 टाइम्स 10 टू रेज पर 3। अच्छा, मार्किंग की में बेटा ये चीज़ हमेशा ओ लेवल्स में या आईजीसीएसई में राउंड ऑफ की होती है, राउंड ऑफ की होती है, वहाँ पे 1400 के करीब होगा आंसर। तो आपके पास जो आंसर आ रहा है, यू हैव टू राइट इन 3 एसएफ लिखिए, खुद ही वो राउंड ऑफ कर लेगा, आपका आंसर उसके अंदर हो तो मार्क में, ठीक है। अब इट वाज प्रीटी इजी क्वेश्चन। अच्छा, ईसीएफ बेटा मिला करता है, ईसीएफ मिला करता है, और क्योंकि ग्राफ वाले क्वेश्चन में ईसीएफ लाजमी होता है, क्योंकि बच्चा रीड ही गलत कर लेता है, बाकी उसने फॉर्मूले ये कॉन्सेप्ट ठीक लिखा हुआ, ये रीड गलत कर दिया था, तो उसका पूरा उसको पेनलाइज नहीं किया जाता, उस चीज का मार्क डिडक्ट कल होगा जो उसने रीड गलत किया है, बाकी चीजों का आपको प्रोवाइडेड आपका आंसर ठीक करता जाए, ठीक है। 1408.33, बट मार्किंग की मैंने अभी बता दिया मोमिना, मेरा भी बेटा यही आ रहा है, ये आपके सामने कैलकुलेट किया हुआ, ठीक है। तो हमारे पास 1408.333 डिग्री एकरिंग डेसिमल में आता जा रहा है, तो मैंने क्या कहा है, आपने हमेशा 3SF में लिख लीजिएगा, 3SF में 3 स्टैंडर्ड फिगर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ से मैं यहाँ मूव किया तो 1.41 हो गया, ठीक है ना, टाइम 10 टू रेज़ पावर 3। मार्किंग की में हर चीज़ राउंड ऑफ की होती है इनटू सिग्निफिकेंट फिगर। तो आपने हमारे पास जो कैलकुलेटर पे वैल्यू आ रही होगी वही लिख लीजिएगा। जो कैलकुलेटर आपके पास है बेटे वही ठीक है। जो अभी है, कोई स्पेशल बाय करना है तो इट्स ऑल अप टू यू। लेकिन वो कैलकुलेटर जितने भी नॉर्मली उनको जब खरीदना होगा तो जाके शॉपकीपर कहते हैं मैंने ओ लेवल के पेपर दें, तो आपको देते ही वही हैं मोस्ट प्रोबब्ली जो होता है उसके अंदर, जिसमें ग्राफिकल स्पेक्स ना आ रहा। अच्छा, इस पेपर में थ्रेशोल्ड कितना है? आई हैव टू लुक एट दिस वन मार्क उसके अंदर, ठीक है। ये बेटे अभी मेरे से इतना ही हुआ है। अब ये मैं इसको सेव कर रहा हूँ, जाके आपने कहाँ एक्सेस करना है? कल यही पेपर डिस्कस होना है, ठीक है? ओ लेवल्स पास पेपर 26, पेपर 2 आपको नज़र आ गया, पेपर 2 में 25, 25 के अंदर ये हमारे पास पेपर्स पड़े हुए हैं, इसी के अंदर मैं लिख लूँगा। बाकी चलो मैं डिलीट कर देता हूँ पेपर्स, ताकि आपको ट्रबल ना हो। बाकी डिलीट कर देना अभी, ठीक है? ओके बेटा, मीट यू टुमारो इंशाल्लाह। ये कंप्लीट कर लेंगे कल हम। हाँ, हो जाएगा इंशाल्लाह। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। कल आप लोगों ने मेल करवा मुझे आंसर फाइनल बताते जाओगे, जल्दी हो जाता है बेटे फिर, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफ़िज़।